आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है और फिर जो मेन हमारा एम है, मेन हमारा जो मकसद है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करके फिर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। यानी कि मेन मकसद हमारा जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन का होना ज़रूरी है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहाँ से हासिल करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही किसी एग्ज़ाम्पल में से ही हमें लेनी पड़ेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके अलावा अ, उम, अ बॉल इन अ बाउल, अगर आप एक बाउल के अंदर बॉल को ले लें और उसको मूव कराएँ, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है। उसके अलावा मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये भी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल है। और आज हम इसी मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, एचआरके 5th एडिशन वॉल्यूम 1, उसमें भी मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग को ही लिया गया है, तो वहीं से मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग को ही लेके आगे चलूँगा। हमें पता है कि मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग पे एक लॉ अप्लाई होता है, हुक्स लॉ, जो कि हमारे पास ये है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होती है के एक्स। के हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बहुत ही सिंपल है। हमें पता है एफ बराबर है एम ए के, तो एफ की जगह पे आ जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसके बाद हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है। सो एम और एक्सेलरेशन की जगह पे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हो गया। इसके बाद हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, एम डी डी टी, वेलोसिटी की जगह डी एक्स डी टी, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, माइनस के एक्स। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है। एम डी टू एक्स बाय डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। एम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड कर जाएगा। सो ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना तो इंतहाई आसान था, सिंपल है, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई हुई है, इसी इक्वेशन से हमने क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसको एक बार आप नोट कर लें। ठीक हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? देखिए, हमारे पास अभी इस इक्वेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हमने जो कुछ भी लेना है इसी के अंदर से लेना है। लेकिन इसके अंदर इतना डेटा प्रोवाइड किया नहीं गया, तो अब हम कहाँ से लेंगे इसके जनरल सॉल्यूशन? अगर हम, क्योंकि हमारे पास यही इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन पे अगर हम गौर करें, तो इसमें हुआ क्या पड़ा है? इसमें ये हुआ पड़ा है कि x का डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है, यानी कि x को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। अच्छा, x को 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या चीज़ हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? x को 2 बार डिफरेंशिएट किया,
हमें मिला दोबारा x, जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन किया है वही चीज़ दोबारा आ गई है। किसके साथ? एक कांस्टेंट और नेगेटिव साइन के साथ। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिया जाए या किसी चीज़ का डबल डेरिवेटिव लिया जाए और दोबारा वो अपने आप को रिपीट करे, ये प्रॉपर्टी पूरी मैथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस इन दो फंक्शंस में पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें या तो साइन आएगा या कॉस आएगा, इन दोनों में से कोई एक तो लाजमी आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि लाजमी आएगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो इसका बिहेवियर है, जो बिहेवियर ये कर रहा है कि जिस चीज़ का डबल डिफरेंशियल लिया गया है वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रही है। ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ या कॉस शो कर सकता है या साइन शो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारे सोल्यूशन में कॉस या साइन लाजमी आएंगे। ठीक हो गया। लेकिन बात यह है कि ठीक है, हमें इतना पता चल गया है कि हमारे सोल्यूशन में या कॉस आएगा या साइन आएगा, लेकिन फिर भी सोल्यूशन हमारा आएगा कहाँ से? सोल्यूशन कहाँ से आएगा? सोल्यूशन हम कहाँ से लें? देखिए, इस चीज़ का तो कोई सही अंदाज़ा नहीं है कि सोल्यूशन कहाँ से आएगा। हाँ, लेकिन एक तरीका है, एक मेथड है जहाँ से हमें एक सोल्यूशन मिल सकता है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सोल्यूशन ठीक होगा। कन्फर्म एक्यूरेट सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन अंदाज़ा है कि वो सोल्यूशन ठीक होगा। और इस किस्म का जो सॉल्यूशन होता है ना, जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और आप कहें कि अंदाज़न ये ठीक होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम टेंटेटिव सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास इसका एक्यूरेट सही सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इसका टेंटेटिव सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो उस टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या करेंगे जब उसका कन्फर्म पता ही नहीं है कि वो सही है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, उस टेंटेटिव सॉल्यूशन को कन्फर्म करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वो ठीक है या नहीं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो पहले हम वो सॉल्यूशन इसका लेते हैं जिसका हमें अंदाज़ा है, हमें शक है कि वो सॉल्यूशन ठीक हो सकता है। फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को चेक करेंगे क्या वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है, फिर तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इसका टेंटेटिव सॉल्यूशन लेते हैं। अब इसका टेंटेटिव सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? आप जब इसको लिख रहे हैं तो ऊपर आप हेडिंग एक लगा दें, टू गेट द टेंटेटिव सॉल्यूशन। देखिए, अगर हमारे पास एक बॉडी हो और वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही हो, ठीक हो गया। अच्छा, आप ये कंसिडर करें कि इस बॉडी के एग्जैक्ट ऊपर जो मूव कर रही है, इसके एग्जैक्ट ऊपर हमने एक बल्ब लगाया हुआ है और ये बॉडी सर्कुलर मोशन किस तरह से कर रही है? देखिए, सर्कुलर मोशन करने के दो तरीका है। एक ये वाला, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मोशन कर रही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और एक इस तरह, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी हमने ली हुई है, ये हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है। और ये जो सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यानी कि इसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, बॉडी की स्पीड तब्दील नहीं होगी। आज इसके ऊपर बल्ब क्यों लगाया है, देखते हैं। जिस वक्त बॉडी हमारे पास यहाँ पे होगी, उस वक्त जरा बॉडी की प्रोजेक्शन, बॉडी का साया मुझे बताएं, उस वक्त बॉडी का साया कहाँ पे होगा? क्योंकि बल्ब एग्जैक्ट इसके ऊपर है, तो इसका साया एग्जैक्ट इसके नीचे, ये यहाँ पे इस जगह पे होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, जब बॉडी यहाँ से मूव करके इस तरफ को आएगी तो साया किस तरफ जाएगा? साया इसके साथ आगे की तरफ, इस तरफ आएगा। देखते जाएं। बॉडी इस जगह पहुंच गई, साया कहाँ पहुंचेगा? एग्जैक्ट इसके नीचे, यहाँ पे। अच्छा, साया मूव करके इधर आया, सॉरी, बॉडी मूव करके इधर आएगी, साया क्या करेगा? साया इस तरह स्ट्रेट मूव करेगा। जब बॉडी इधर पहुंचेगी तो साया एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या हुआ है? बॉडी यहाँ से यहाँ मूव हुई है, साया इस तरफ आया। अब जब बॉडी इधर से इधर जाएगी तो साया क्या करेगा? उसी पाथ पे, जिस पाथ पे आया था, सेम उसी पाथ पे पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि जब बॉडी इस जगह पे आएगी, साया एग्जैक्ट इधर, फिर जब बॉडी इधर आएगी, साया उधर। यानी कि बॉडी सर्कुलर मोशन करती रहेगी और साया इसका वाइब्रेटरी मोशन करता रहेगा।
और ये जो वाइब्रेटरी मोशन होगी, ये वाइब्रेटरी मोशन होगी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? क्योंकि मैंने कहा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका जो साया होगा वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होगा, इसलिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। क्योंकि अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम अगर कोई इक्वेशन निकालें, कोई सॉल्यूशन निकालें, तो उस सॉल्यूशन को हम इसके लिए मान सकते हैं कि वो सॉल्यूशन इसके लिए ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की है और ये एग्जांपल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। इसीलिए अगर यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमारे पास निकलता है तो हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। बहरहाल फिर हम उसको बाद में मुकम्मल वेरीफाई भी करेंगे, चेक भी करेंगे, ऐसे अंदाजा नहीं कह रहे, उसको मुकम्मल चेक भी करेंगे। अच्छा, अ, ये पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ क्या है? ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये सर्कल का रेडियस है, ठीक हो गया, इस बात में तो कोई शक नहीं, बिल्कुल सर्कल का रेडियस है। और ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एम्पलीट्यूड है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है एक्स एम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, ठीक हो गया। क्या हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ से मूव करके इस जगह आ जाती है, तो अब मुझे ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? किसके लिए? इस साई के लिए। इस साई के लिए एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी, साया इसका, क्योंकि इस पोजीशन पे आएगा, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी, ये एक्स की वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, ये मुकम्मल लाइन क्या है? रेडियस है, ये एक्स एम है, तो इस मुकम्मल लाइन के मैं लिख देता हूँ एक्स एम। और ये जो ब्लैक कलर से लाइन शो किया ये क्या है? एक्स है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इनका मैं लिख दूँ एक्स एम और एक्स का, एक्स एम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो एक्स एम हमारे पास है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, क्योंकि देखो अगर ये भी आपको क्लियर करता जाऊं कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी क्यों है। हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ रही है? ये तो पूरा डेरिवेटिव है, इसके अंदर क्या चीज़ सिर्फ एक्स है। यहाँ पे के बाई एम एक कांस्टेंट है, जो बची क्या? एक्स। तो हमारे पास इस इक्वेशन में है ही सिर्फ एक्स। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, और वो जो एक्स की वैल्यू होगी वही तो हमारा डिफरेंशियल, वही तो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एम है, मुझे ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा? ये भी तो एक्स एम होगा, ठीक है, ये भी एक्स एम होगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये भी रेडियस है वो भी रेडियस है, दोनों सेम है, ये भी एक्स एम होगा। अब हमें तो चाहिए ना एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ज़रा चेक करो, तो एक्स एम से ये निकल रहा है एक्स, किस तरह? ये जो एक्स है ना, ये इसका एक टुकड़ा है, एक कंपोनेंट है। किस तरह इसका टुकड़ा है? ठीक है, आपको शायद याद हो, आपने ये पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में कि हमारे पास एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ इसके बराबर और एक कंपोनेंट यहाँ इसके बराबर। ये कंपोनेंट हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एफ है, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? एफ cos थीटा। अगर ये एफ है तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? एफ sin थीटा। उसी तरह देखो, इसका नीचे वाला कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है, ये कंपोनेंट हमें जरूरत नहीं है, वैसे अगर बनाना चाहें तो बना दें, ठीक है क्या? तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ये वाला कंपोनेंट, ये जो एक्स है, ये बन जाएगा एक्स एम cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा? एक्स एम sin थीटा। लेकिन हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि ये हमें एक्स की वैल्यू दे रहा है। तो इधर से हमारे पास ये चीज़ निकलती है एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस थीटा।
और ये जो हमारे पास आया है x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस थीटा, क्योंकि ये x की वैल्यू है और हमने ली भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल से है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस थीटा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन ठीक है, हम इसको जनरल सॉल्यूशन मान रहे हैं, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन अभी 100% कंफर्म एक्यूरेट सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं है, टेंटेटिव सॉल्यूशन है। अभी हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास सही है, तो इसको हम सही प्रूव किस तरह करेंगे वो आगे देखते हैं, बताता हूँ आपको। आप इसको नोट कर लें। प्रूविंग दैट आवर जनरल सॉल्यूशन इज करेक्ट, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। अब इसको किस तरह हम प्रूव करेंगे? पहले तो इस जनरल सॉल्यूशन में मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा। इसमें मॉडिफिकेशन क्यों? देखें, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस थीटा, तो जो जनरल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाला है x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस थीटा, अभी इसी जनरल सॉल्यूशन को हमने प्रूव करना है कि जनरल सॉल्यूशन हमारा ठीक है या नहीं। इसको प्रूव करने से पहले इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या करनी है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह पे हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू सही वैल्यू पुट करनी है। थीटा वैल्यू इसकी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किस तरह करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक वेव है, अगर हम ये देखें कि इस वेव ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, यानी कि इस वेव ने कितना एंगल कवर किया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव ने एंगल कवर किया है ये हमारे पास है 90 डिग्री। फिर यहाँ से लेके आगे यहाँ तक इस वेव ने जो एंगल कवर किया हुआ है वो है 360 डिग्री, नो सॉरी 360 है, लेकिन यहाँ तक 360 है, ये मुकम्मल 360 डिग्री है। फिर यहाँ से आगे यहाँ तक जो वेव ने एंगल कवर किया हुआ है वो है 180 डिग्री। तो टोटल इसने कितना एंगल कवर किया हुआ है? 180 प्लस 360 प्लस 90, तो इसमें जो टोटल एंगल कवर किया हुआ है 630 डिग्री। अगर मैं ये पूछूं कि इसकी इस वक्त इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यानी कि इसने इंस्टेंटेनियसली इस वक्त कितना एंगल कवर किया हुआ है, तो इसने जो इंस्टेंटेनियसली एंगल कवर किया हुआ है वो 630 डिग्री नहीं है, बल्कि वो 630 प्लस 90 डिग्री है। यानी कि ये कह लूँ कि इधर मैं थीटा नहीं लिखूंगा, यानी कि सिर्फ थीटा नहीं, 630 प्लस 90 डिग्री लिखूंगा। अब मैं क्यों 630 प्लस 90 कह रहा हूँ? क्योंकि इस वेव ने पहले से भी तो कुछ एंगल कवर किया हुआ था। यहाँ पे जो पहले से इसने कुछ एंगल कवर किया हुआ था ये वाला, ये भी तो हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। अब ये जो पहले से इसने एंगल कवर किया हुआ है, हमने इसको ऑब्जर्व करना यहाँ से शुरू किया है, जबकि इसने अपनी मोशन तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो हमें इसका पहले वाला एंगल ये भी साथ में लिखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 630 है ये है थीटा, और ये जो 90 है इसे हम कह देते हैं फाई, और ये जो फाई है इस फाई को हम कहते हैं फेज एंगल। इसलिए यहाँ पे थीटा नहीं बल्कि थीटा प्लस फाई लिखना बेहतर होगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस थीटा प्लस फाई। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन कुछ और भी रहती हैं कि यहाँ पे जो थीटा है क्या चीज़? थीटा हमारे पास टाइम का फंक्शन है। थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम।
ठीक है, थीटा टाइम का फंक्शन है। क्यों टाइम का फंक्शन है? जाहिर सी बात है, अगर टाइम ज़्यादा होगा, टाइम चेंज होगा, तभी तो ये वेव आगे बढ़ेगी। अगर टाइम चेंज ही ना हो तो ये वेव आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि टाइम में चेंज आएगा तो हमारे पास थीटा में चेंज आएगा, या थीटा में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। ठीक है, अब थीटा टाइम का फंक्शन है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो फंक्शन है कौन सा, वो फंक्शन हम कहाँ से लाएंगे? तो फंक्शन बहुत आसान है, हम यहाँ से लाएंगे। हमें पता है ओमेगा बराबर है थीटा बाय टी के, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालें, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा टी। तो देखिए हमारे पास ये एक फंक्शन बन रहा है ओमेगा टी, जिसके अंदर टाइम भी आ रहा है, और है किसका फंक्शन? थीटा का। ठीक है, थीटा टाइम का फंक्शन, जो कि हमारे पास क्या है? ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की एक वैल्यू आ जाती है ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन में हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारे पास हमारे जनरल सॉल्यूशन की मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है। अब इसी मॉडिफाइड फॉर्म को हमने प्रूव करना है कि ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डी टू एक्स डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन कौन सा है? एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब किस तरह प्रूव करेंगे कि ये जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का? इसको किस तरह प्रूव करेंगे? सिंपल, हमने क्या करना है कि इसको पुट कर देना है इसके अंदर। तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। नाउ पुट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे, यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आया है उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, और चेक करेंगे कि क्या ये जनरल सॉल्यूशन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सेटिस्फाई करने से मुराद ये है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है या नहीं आती। तो सिंपली पुट करते हैं डी टू डी टी स्क्वायर, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स की जगह पे एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, वही वैल्यू रिपीट किया यहाँ पे। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी डी टी इंटू डी डी टी एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे इसका हम डिफरेंशियल लेते हैं डी डी टी, यानी कि ये जो डिफरेंशियल हमारे पास है इसको यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। अब जब इस पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो एक्स एम है ये तो है एक कांस्टेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये कांस्टेंट ही होती है, चेंज नहीं होती, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे साइड पे हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है कॉस ओमेगा टी प्लस 5। कॉस का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले तो इनिशियली हमारे पास कॉस वैसे का वैसा ही आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। फिर इस अंदर वाला जो एंगल है यानी कि ओमेगा टी प्लस 5, इसका दोबारा डिफरेंशियल लेंगे। हम जब इसका दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो इससे हमारे पास क्या चीज आएगा? जब इस अंदर वाले को दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो ओमेगा बाहर चला जाएगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब हम लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, प्लस 5 अगेन एक कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं फेज एंगल, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? 0। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा, और ये साइड वैसे के वैसे आ गई माइनस के बाई एम एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, अब ये जो चीज़ हमारे पास आई इसको दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, बाहर भी डी डी टी पड़ा है, इसको दोबारा डिफरेंशियल आएगा। जब इसको दोबारा डिफरेंशियल हम लेंगे तो एक्स एम और ओमेगा ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये दोनों कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, ये ओमेगा एक्स एम। अब कॉस ओमेगा टी प्लस 5 का हम डिफरेंशियल लेंगे, सॉरी इधर हम पहले कॉस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन
साइन आएगा और साइन आता है नेगेटिव में, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये नेगेटिव बाहर निकले, एक्सएम भी बाहर आ, ओमेगा भी बाहर आ गया, अंदर वाले का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल लेंगे तो साइन का डिफरेंशियल हमारे पास आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अंदर और दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास ओमेगा आएगा माइनस के बाय एम एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अब ओमेगा ओमेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तकरीबन सेम आ रही है, इधर ओमेगा स्क्वायर है, इधर के बाय एम है, बस एक चीज़ ये मसला कर रही है, यहाँ पे एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए इसको मैं इस तरह दूसरी फॉर्म में लिख लूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मुकम्मल किस चीज़ के इक्वल है, एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मुकम्मल इक्वल है एक्स के, इस जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, माइनस के बाय एम एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मुकम्मल एक्स की जगह पे इक्वल आ रहे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी अगर ओमेगा स्क्वायर बराबर है के बाय एम के। अब अगर हम किसी तरह ये प्रूफ कर दें कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है के बाय एम के, तो फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इट मीन्स कि ये जो हमने जनरल सोल्यूशन निकाला है ये वाकई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो अब आगे का जो काम हो रहा है, हमने ये प्रूफ करना है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है के बाय एम के, उसको आगे प्रूफ करते हैं। अच्छा, तो ये जो भी हमारी जर्नी होगी जिसमें हम ओमेगा स्क्वायर को बराबर प्रूफ करेंगे कि के बाय एम के बराबर है, इस जर्नी में हम सिर्फ और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम के बराबर प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि रास्ते में हम कुछ चीज़ें और भी देखेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा या हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के मजबूत होने के कुछ और सबूत हमें मिलेंगे। किस तरह, जैसे हमारे पास है x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, तो ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम के इक्वल किस तरह प्रूव करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये हमारे पास टाइम का फंक्शन है इसलिए हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ होल ऑफ दिस एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास बन जाएगा डी एक्स डी टी इज इक्वल टू एक्स एम तो आ जाएगा बाहर क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसके बाद अगेन हमने इस ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव लेना है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव का अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा एक कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 आएगा और फाइव का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो इसलिए सिर्फ ओमेगा बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे पास वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको भी हमने सेकंड ऑर्डर का बनाना है, अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम और ओमेगा, ये तो आ जाएंगे बाहर, माइनस का साइन भी साथ में, ओमेगा एक्स एम, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ओमेगा टी प्लस फाइव का अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो वो हमारे पास अगेन ओमेगा आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी डी टी एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा, और जे ओमेगा मिलकर हमारे पास बन जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जरा इस इक्वेशन को नोट करें, ये जो इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को नोट करें, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 हमारी बनी हुई है, ये जो हमारी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, इसको ज़रा नोट करें। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ये यहाँ पे आ गया, ये हमारी भाई इक्वेशन 1 है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अच्छा, अब x जो हमारे पास है, ये जो हमने ऊपर लिया हुआ है, x की हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। या आप इस तरह कर लें कि ये जो इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी जगह पे आप x लिख दें, क्योंकि एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर है, x के। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन या बाय कंपेयरिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट दैट द ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ एक्स, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इस तरह भी कर सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो हमने ये प्रूव कर लिया है कि ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के बराबर है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हम प्रूव कर रहे थे, हम अपनी इस सोल्यूशन को पुट कर रहे थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तब बराबर नहीं आ रही थी, लेकिन अब चेक करो, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया है कि ओमेगा स्क्वायर और के बाई एम आपस में बराबर हैं। इट मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, ये दोनों हमारे पास क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे आप लिखें इसके बाद, as we prove that omega square is equal to k by m, hence our general solution, our tentative solution is actually the general solution of our differential equation of simple harmonic motion। तो हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि जो जनरल सोल्यूशन हमने निकाला था वो हमारा सही है, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही जनरल सोल्यूशन है। अब ये जो जनरल सोल्यूशन है, क्या ये करेक्ट है या नहीं, ये प्रूफ हुआ है कि हाँ वाकई ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, लेकिन अब प्रूफ ये करना है क्या ये करेक्ट भी है या नहीं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ओमेगा स्क्वायर को जब हम के बाई एम के इक्वल प्रूफ कर रहे होंगे, उस दरमियान में हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन ठीक है या नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ से हमें ये मिल रही है, इसको ज़रा चेक करें, एक्स का हमने डिफरेंशियल लिया है, एक्स का डबल डिफरेंशियल लिया है, तो दोबारा क्या चीज़ आई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये सारे का सारा एक्स है, ये सारे का सारा एक्स है, यानी कि एक्स का डबल डिफरेंशियल लिया, दोबारा एक्स आया और साथ में कांस्टेंट और माइनस का साइन। और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो यही है ना, एक्स का डबल डिफरेंशियल लिया, दोबारा एक्स आया, साथ में कांस्टेंट और माइनस का साइन। तो इट मीन्स हमारा जनरल सोल्यूशन सही है। ये हो गया उसका एक प्रूफ। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रूफ भी देना है। देखिए, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो हमारा जो जनरल सोल्यूशन है, सॉरी, हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आने चाहिए। अगर उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जनरल सोल्यूशन ठीक है। तो चेक करते हैं क्या हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं या नहीं आते। तो हम अपनी सोल्यूशन को दोबारा ले, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिख दूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, तो ये फार्मूला हमारे पास है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारे पास सोल्यूशन है, फार्मूला है।
इधर भी हमारे पास वही चीज़ बन रही है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा टी है इसको हम मान लें कि हमारे पास अल्फा है, जो फाई है इसको हम मान लें बीटा। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस अल्फा, अल्फा क्या है ओमेगा टी, कॉस बीटा, बीटा क्या है फाई, माइनस साइन अल्फा यानी कि ओमेगा टी इंटू साइन बीटा यानी कि फाई। एक्स एम दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी कॉस फाई माइनस एक्स एम साइन फाई में पहले लिख रहा हूँ और ओमेगा टी को बाद में लिख रहा हूँ, उसका भी रीज़न है। अच्छा इधर भी क्या करें कि ओमेगा टी को बाद में ले जाएं, फाई को पहले कर दें, ओमेगा टी को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। एक्स एम क्या है कांस्टेंट है, कॉस फाई, जब फाई कांस्टेंट है तो कॉस फाई मुकम्मल कांस्टेंट है, यानी कि एक्स एम और कॉस फाई ये मुकम्मल क्या है कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो इस जगह पे हम इस कांस्टेंट को नाम दे सकते हैं ए, इधर हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस, अब एक्स एम और साइन फाई ये भी एक कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक और कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट दूसरा नाम दे सकते हैं बी माइनस साइन ओमेगा टी। नाउ एज द differential equation is of second order, there and we also have two arbitrary constants. It means our general solution is correct. ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये तो प्रूव कर लिया कि हमारा जनरल सोल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। पहले ये प्रूव किया कि जनरल सोल्यूशन हाँ वाकई इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, फिर ये प्रूव किया कि हाँ हमारा जनरल सोल्यूशन ठीक भी है। ठीक है, यहाँ तक प्रूफ सब चीज़ मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन दो चीज़ों को फाइंड करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है।